हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत भैया आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर जो 3 है विद्युत धारा, वो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। और इस चैप्टर की अभी तक टोटल जो है 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये हमारी 5वीं क्लास है और इस 5वीं क्लास में आप सभी लोगों का हम 5 नंबर पक्के करने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में हमने एक प्रश्न आपके सामने उठाया। इसके बाद जो आपको पढ़ाना था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ठीक है, या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि ओम का नियम होता क्या है, और उसके बाद अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन करने में हमको करीब करीब यहाँ से 102-3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, वो भी आगे आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ओम के नियम का निगमन अच्छी तरीके से और आसान लैंग्वेज में सीख लेते हैं। ओके, तो चलिए भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओम का नियम आपको बता देते हैं। ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य होता है, जैसा कि आपको पता है। और ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, ये मान लीजिए चालक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक, और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है, अर्थात V और I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं भाई? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि तो जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों का मतलब एक है। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा, और इसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो नियम को आप दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। आप सभी को पता है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, और नोट्स प्रोवाइड कर भी रहा हूँ, ठीक है। आपको PDF भी उपलब्ध मैंने करा दी है, तो आप नोट्स की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। और पढ़ाने के बाद मैं नोट्स स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे मैंने ओम का नियम आपको समझाया, तो इसको सुनिए। सबसे पहले आपको ओम का नियम ही लिखना है, फिर आपको प्रूव करना है। तो ओम के नियम में आपको क्या लिखना है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, यह नियत होता है। और इस नियतांक को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया आपका ओम का नियम, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे चालक तार। क्या करेंगे भाई? एक चालक तार ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के समक्ष एक चालक तार ले लिया। इस चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, स्मॉल l है। इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तो कैपिटल A है, ठीक है। और इस चालक तार के सिरों के बीच है ना, इस चालक तार के सिरों के बीच हमने क्या कर दिया है, विभवांतर, मतलब बैटरी, चालक तार के सिरों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, अर्थात इसके सिरों के बीच V विभवांतर हमने आरोपित कर दिया है। तो जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, तो आरोपित करने के बाद जो इस चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैद्युत धारा की विपरीत डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं धन आवेश के चलने की विपरीत डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये जिस वेग के साथ मूव करते हैं, जिस औसत ऊष्मीय वेग के साथ मूव करते हैं, उस औसत ऊष्मीय वेग को बोलते हैं हम अनुगमन वेग। क्या कहते हैं भाई? अनुगमन वेग कहते हैं। आप लोगों ने अनुगमन वेग की परिभाषा भी पढ़ी है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर या बैटरी से जोड़ देते हैं, या चालक के सिरों के बीच क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित कर देते हैं, तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करना शुरू कर देते हैं, और इसी औसत ऊष्मीय वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक चालक तार लिया है, और चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये बातें मैं बोल के बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा कम, ठीक, नोट्स आपके सामने लगा दूंगा। अभी आप समझते जाइए। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं इसमें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब मान लेते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन में, किसमें भाई, प्रति मीटर क्यूब आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति मीटर क्यूब आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, स्मॉल n है। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करने से उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो धारा की या धनावेश के चलने की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करना शुरू करते हैं, ठीक है। तब चालक में प्रवाहित धारा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चालक में प्रवाहित धारा। भाई हमने इसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिया, तो चालक में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो चालक में प्रवाहित धारा आप लोगों ने पढ़ा है,
I बराबर आप लोगों ने पढ़ा है NeAVD। अगर किसी चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो और उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A हो और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन Vd हो, तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NeAVD होती है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब चूँकि हमने क्या किया भाई, चालक तार के सिरों को मैंने क्या किया है, चालक तार के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित किया है। V विभवांतर आरोपित करने से चालक तार में क्या भाई, धारा प्रवाहित होने लगी। अब चालक धारा प्रवाहित होने से चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, उसके बाद निकालेंगे हम चालक तार के प्रति एकांक आयतन पर, या चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, या चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि हर बिंदु पर हो जाएगा, चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, तो आप कहेंगे ई से लिखते हैं, है ना। E बराबर कितना होता है, सभी लोगों को पता है, E बराबर होता है V/L। देखिए, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, V, क्योंकि मैंने V विभवांतर आरोपित किया, चालक तार की लंबाई L है, तो विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से आप लोगों ने पढ़ा E बराबर V/L। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E के कारण, अगले स्टेप में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉनों पर या इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल। क्या निकालेंगे भाई, कार्य करने वाला बल। जो बल हो जाएगा वो F बराबर कितना हो जाएगा, आप सभी लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा था, E बराबर होता है F/Q। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ देखिए, आवेश उसका होता है जो आपका आवेशित कण, तो ये आवेश लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E है, ये बल F है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल निकालेंगे तो E इंटू में कितना हो जाएगा, स्मॉल e, जहाँ स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ये हो जाएगा कैपिटल E इंटू में स्मॉल e। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर ये आपका हो जाएगा E की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे V/L, तो ये हो जाएगा EV में कितना भाई, L। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो कार्य करने वाला बल था वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक चीज़ समझिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो बल F के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न क्या निकालेंगे भाई, त्वरण निकालेंगे। अच्छा, त्वरण कहाँ से निकालेंगे, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो त्वरण बराबर हो जाएगा F/m। F बराबर m में आप सभी लोगों ने पढ़ा था। F की वैल्यू रख देंगे, तो F की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे EV/L है, और नीचे m है, तो ये हो जाएगा EV/ml। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर त्वरण आ गया, आप देख पा रहे हैं EV/ml। अच्छा, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैंने जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया तो उसमें धारा प्रवाहित हुई, धारा निकाल लिया I बराबर NeAVD से। ये हम लोग रिलेशन भी आगे की क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी अगर आगे बात करें तो इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न हो जाती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाल लिया। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल कार्य कर रहा था, बल निकाल लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर m है, तो बल की वजह जो उत्पन्न त्वरण मैंने वो निकाल लिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चालक के अंदर उपस्थित धनायन होते हैं, आपको पता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब चालक तार के सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है उसे कहते हैं श्रांतिकाल। क्या कहते हैं भाई, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल को किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में श्रांतिकाल टाउ के कारण, टाउ और त्वरण A के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी भाई, वेग में वृद्धि होगी। श्रांतिकाल टाउ
और त्वरण ए के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होगी। अब इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि के लिए हम त्वरण बराबर, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, वेग परिवर्तन बटे में क्या होता है, समय होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को टकराने में जो समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। तो जब डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टाउ हो जाएगा। ये जो ए टाउ है वो इलेक्ट्रॉनों में वेग के परिवर्तन को दर्शाता है, वेग की वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख लेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे डेल्टा वी बराबर आपकी हो जाएगी ए टाउ। कितनी हो जाएगी भाई, डेल्टा वी बराबर ए टाउ। अच्छा, ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो डेल्टा वी बराबर ए की वैल्यू कितनी आई है, ई वी अपान में कितना, एम एल, और इनटू में कितना है, टाउ हो जाएगा। तो ये वेग में वृद्धि हो गई। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसको अभी ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, अभी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको छोड़िए बाद में रख देंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि हुई है, ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि हुई वो आपकी ए टाउ हुई। अच्छा, अगर ये मान के चले कि जब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था, मतलब जब हमने इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित नहीं किया था, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग हम कुछ मान लें, और जब मैंने वैद्युत क्षेत्र उपस्थित किया तो इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि हुई तो वो कितनी हो जाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ के आपको प्राप्त होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि हुई। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग, u हो, या एक इलेक्ट्रॉन का u1 हो, तो है ना, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, दिखाई पड़ रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग में वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही, तो u1 में ए टाउ 1 की वृद्धि हो जाएगी, है ना। ए टाउ की हो रही है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ए टाउ 1 हो जाएगी। इसके बाद आगे आ जाएंगे, हम कह सकते हैं इसी प्रकार दूसरे तीसरे एनवे, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन, एनवे इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः कितने हो जाएंगे भाई, u2 प्लस ए टाउ 2, इसी तरीके से u3 प्लस ए टाउ 3 हो जाएंगे। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वही क्या होता है, अनुगमन वेग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, ऊष्मीय वेग ही क्या होता है, तो औसत ऊष्मीय वेग ही अनुगमन वेग वीडी होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक। इसीलिए जो अनुगमन वेग वीडी हो जाएगा, इसी के आधार हमको ओम के नियम का सत्यापन करना था। तो वीडी बराबर इन सब का हम क्या निकालेंगे, औसत, मतलब u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 un प्लस ए टाउ n बटे में संख्या टोटल कितनी है, n है। आ रही बात समझ में। अब ये आपका हो जाएगा Vd बराबर u1 प्लस u2 un, इसके बटे में n कर लेंगे, प्लस लगाएंगे u1 u2 u3 un तक चले गए, ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 ए टाउ 3 या ए टाउ n तक जाएंगे तो ए कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n, पूरे बटे में कितना, n। भाई हर सेम हो रहा होगा तभी तो ये सब ऐसे जुड़ा, तो अलग अलग हमने कर लिया। तो Vd बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है। और मैं आपको बता दूं,
इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उसमें वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है किसी चालक में। तो इसके स्थान पर कितना लिख देंगे, 0 प्लस ए हो गया। यहाँ τ1 τ2 τ3 डॉट डॉट τn बटे में n है। ये इलेक्ट्रॉनों का औसत श्रांतिकाल है। इलेक्ट्रॉनों के औसत श्रांतिकाल को किससे लिखा जाता है, टाउ से लिखा जाता है। तो लिख देंगे, चुप नीचे कारण लिख देंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0 होता है, तथा औसत श्रांतिकाल जो होता है, पढ़ चुके हैं आप आगे, औसत श्रांतिकाल जो होता है उसे किससे लिखते हैं, टाउ से। ये आप चूंकि में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया ए, और इसका ये क्या है, औसत श्रांतिकाल ही तो है, इसको मैंने टाउ लिख दिया है। बताइए यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या। अब आप चाहें तो इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ऊपर कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखना है, माना हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और चालक तार के सिरों के बीच v विभवांतर आरोपित करने से चालक तार में प्रवाहित धारा। ठीक, बस इतना लिखना है। अब आप सब लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। थोड़ा आगे रब करें, चलिए भाई इसको रब कर देते हैं फिर। अच्छा, इसको समीकरण 1 माने रहना, यहाँ भी रब नहीं करें क्योंकि इसकी भी आवश्यकता होगी। देखिए रहिए भाई, है ना। अब देखिए यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देते हैं जिससे मिलने ना पाए। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो वी बराबर हमारा आ गया, वी बराबर ए टाउ। ठीक, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी। देखिए ए बराबर हम सभी लोग लेकर आए थे एफ अपान में एम ले थे ना, और एफ बराबर कितना आ गया था, देखो याद नहीं आ रहा है। एफ बराबर आपका आ गया था, देखिए पहले ई बराबर निकाले थे वी अपान एल से, है ना, और उसके बाद एफ बराबर लगाए थे क्या भाई, वो एफ बराबर एम में लगाए थे, एम इंटू में ए से। ये एफ की वैल्यू कितनी आ गई थी, ई वी अपान में एम एल आ गई थी। ठीक है, क्योंकि एफ बराबर ई क्यू भी लगा था ना इसमें, तो ए बराबर ई वी अपान एम एल आया था। देखो मुझे याद आ गया भाई। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो वी डी बराबर ई वी अपान में एम एल इंटू में टाउ लिख देंगे ए का मान रखने पर। ठीक, आप लोग तो चेक कर देना, मैं दोबारा निकालना पड़ा, मुझे याद नहीं था। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ई वी अपान में एम एल इंटू में टाउ। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपके सामने रिलेशन आ गया है। ये रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है। यही जो रिलेशन होता है, अभी आगे उनका नियम बता रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए, यही जो होता है वी डी और कैपिटल वी में क्या है, संबंध है। एक क्वेश्चन अनुगमन वेग के आधार पर उनके नियम के सत्यापन में एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आपका यही संबंध है। ठीक है, वी डी बराबर आ चुका। अब इस वी डी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, बस ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो लिखेंगे वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हो जाएगी आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक, देखिए एन ई ए इंटू में वी डी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ई वी अपान में एम एल इंटू में टाउ। देखिए v और i का रेशियो एक नियतांक होता है, तो v और i को रोकेंगे, v को ऊपर और i को नीचे करके सबको एक तरफ भेज देंगे। देखिए कैसे, ml को इधर ले आएंगे, ऊपर आ जाएगा, n e का गुणा e स्क्वायर हो जाएगा, n e स्क्वायर आ जाएगा, a आपका नीचे आ जाएगा, टाउ भी नीचे आपका आ जाएगा, बराबर ऊपर केवल v बचा और इधर वाला i इधर बटे में आ गया। जहाँ अब ये जितनी भी वैल्यू, ये नियत वैल्यू है, जहाँ एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये सारी वैल्यू नियत है, बराबर क्या, नियतांक। और इस नियतांक को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो ये इस तरीके से हो जाएगा v बटे आई बराबर आर। ठीक, यही क्या है भाई, यही ओम का नियम, यही ओम का नियम। तो आपने देखा कि अनुगमन वेग के आधार पर कैसे हम लोगों ने ओम के नियम का सत्यापन किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले अब ले लीजिए। अब चलिए भाई हम इसी क्रम में इसे रब करके, और इसी जो मैंने ये रिलेशन निकाला है, इसी रिलेशन से एक चीज़ हम लोग बहुत ही अच्छे से फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा।
जैसे आप सभी को पता होगा कि जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कराया था, तो मैंने जो व्यंजक निकल के आया था उसी व्यंजक से ये बता दिया था कि समांतर प्लेट की संधारिता या संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू जो निकाली है, भाई इसके स्थान पर ही तो आर रखा है, ml/NE² A टाउ, है ना। अब जिस विद्यार्थी को ये सूत्र याद है उसको एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैं आपको 4 कारक यहाँ पर लिखा दूंगा, हालांकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट की तरीके से आप पढ़िए। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक यहाँ पर देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिए। पहला देखिए ई तो नियतांक, उसको छोड़िए, ये जो किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है उसको देखिए। इसमें पहली बात तो नंबर 1, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। कोई चालक तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। आप देखिए ना, लंबाई की क्या है, प्रतिरोध समानुपाती है, पहला कारक। दूसरा, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक तार का अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है अर्थात वो मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात। तीसरा कारक क्या है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ पर कितना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। देखो n बटे में कि नहीं, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है, लिख लीजिए आप तीनों लाइन, किसी चालक तार का प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा कारक, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, देखिए टाउ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, टाउ क्या है, श्रांति काल। तो जैसे हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल होता है, इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब टाउ होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, चलो ये भी जान लो। देखो जब किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाते हैं तो उस चालक तार के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी VRMS मतलब उनका जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और VRMS जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। तो जब किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो आंतरिक चाल होती है अंदर से VRMS वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की चाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत तेज़ी के साथ टक्कर करेंगे, और जब बहुत तेज़ी के साथ टक्कर करेंगे तो उनमें समय जो होगा बहुत कम लगेगा, और इलेक्ट्रॉनों के टकराने में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो श्रांति काल होता है वो घट जाता है। और श्रांति काल अगर घट गया तो तुम सोचो, अगर ये बटे में है, अगर ये घट गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अर्थात सीधा सा मतलब मेरा ये कहने का है कि जब भी किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घट जाता है और प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आप चाहें तो 5वां पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं कि किसी चालक तार का जो ताप होता है वो प्रतिरोध के परम ताप जो होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए, 4-5 कारक हो गए, और ये प्रश्न भी आपको तैयार हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। आज की क्लास हम यहीं पर लीव कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को।